अब हम दूसरा बोल जो इसी के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि हमने जब बात की थी तिर्यंच गति की, तो हमने क्या कहा था, तिर्यंच गति में कौन से जीव आते हैं, तो एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव तिर्यंच गति में आते हैं, और यही हमारा दूसरा बोल है, जाति 5। यहाँ पर हम जाति का अर्थ क्या समझते हैं, जाति यानी कास्ट नहीं है कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई जैन है, ऐसी जाति यहाँ पर नहीं ली गई है। यहाँ पर जाति का मतलब है कि कुछ सिमिलैरिटीज जीवों में दिखाई देती हैं। तो वो कौन सी सिमिलैरिटीज, तो सिमिलैरिटीज यानी समानताएं जो हैं वो इंद्रियों के आधार पर दिखाई देती है, कि किस जीव को कितनी इंद्रियां मिली है, उस हिसाब से उनको ग्रुप किया जाता है। तो जिस जीव को एक इंद्रिय मिली है उसे एक ग्रुप में डाल दिया तो वो हो गया एक इंद्रिय। दूसरे किन्हीं जीवों को 2 इंद्रियां मिली हुई तो उनको दो दूसरे ग्रुप में डाल दिया जो द्विंद्रिय है। तो अब ये इंद्रिय कैसी होती है, किसमें भी कोई भी रैंडमली आ जाती है क्या इंद्रिय, नहीं आती है, इसका भी एक ऑर्डर है। जो एक इंद्रिय वाला जीव होगा उसमें सबसे पहले होगी स्पर्शन इंद्रिय, एक इंद्रिय वाले जीवों में स्पर्शन इंद्रिय ही होगी। जो जानते हैं चौथा बोल, वो चौथा बोल जो है उसका हमें यहाँ पर हम आधार लेंगे। चौथा बोल है इंद्रिय 5, तो उसमें हम कहाँ से शुरू करते हैं, जीव जीव में स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, श्रोत्रेंद्रिय। ये ऑर्डर से लर्न करने के पीछे मैंने जो बताया था पहले भी कि हमें ऑर्डर से लर्न करना, उसके पीछे कारण ही ये है, क्योंकि जब इंद्रिय 5 आप ऑर्डर से लर्न नहीं करोगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि एक इंद्रिय वाले जीवों में कितनी आती है इंद्रिया, 2 में कितनी आती है। लेकिन आपको अगर ऑर्डर से याद है ना तो आप बोलोगे पहली इंद्रिय कौन सी है, स्पर्शन इंद्रिय, तो एक इंद्रिय वाले में वही रहेगी। 2 इंद्रिय वाले में ऐड हो जाएगी रसनेन्द्रिय, 3 इंद्रिय वाले में ऐड होगी घ्राण इंद्रिय, 4 इंद्रिय वालों में ऐड होगी चक्षुरेंद्रिय, और 5 इंद्रिय वालों में श्रोतेंद्रिय होगी। अब इसमें कभी कभी ना ऐसे रिडल पूछी जाती है कि ऐसी कौन सी एक इंद्रिय है जिसको देख के आप बता सकते हो कि यह पंचेंद्रिय जीव है, तो आपका जवाब क्या होगा, श्रोत इंद्रिय। हाँ। श्रोतेंद्रिय। यानी जिस जीव के हम कान देख लेते हैं तो हम समझ जाएंगे कि वो पंचेंद्रिय जीव। तो ऐसे ही जस्ट पूछने के लिए है कि भाई कितना आपका है, कितना आप समझे हो तत्वों को। तो ये हम समझ गए, तो हमें समझ में आ गया कि किन जीवों में कौन सी इंद्रिय हो सकती है, तो एक इंद्रिय में कितनी होंगी, द्विंद्रिय में कितनी, और कौन कौन सी, वो भी अभी हमें समझ में आ गया। और उसके लिए यहाँ से हम देखें तो हम जब बच्चों को भी लर्न करवाते हैं और हम भी लर्न करते हैं, तब हम इस तरह से याद करते हैं कि 5 इंद्रियों को जब लर्न करने का हमारा होता है तो हम ऐसे करके याद करते हैं, आंख पे, नाक पे, यहाँ पे, और फिर ये 5वां यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर देखिए ये पहले श्रोत्रेंद्रिय है, यहाँ पे घ्राण, यहाँ पे सॉरी ये चक्षु, ये घ्राण, ये रसनेन्द्रिय, और ये हमारी स्पर्शनेन्द्रिय। और यहाँ से हम जाते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो एक इंद्रिय वाले में यही होगी, 2 इंद्रिय में ये ऐड होगी, 3 इंद्रिय में ये ऐड, 4, और एकदम इजी हो जाता है। तो ये भी हम इस तरह से याद कर सकते हैं। अब एक इंद्रिय वाले में कौन से जीव आते हैं ये हम समझे। एक इंद्रिय वाले में वो जीव आते हैं जिनको सिर्फ शरीर मिला हुआ है, स्पर्शन इंद्रिय यानी शरीर। तो वैसे 5 जीव हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय। यहाँ पर आपका तीसरा बोल भी आ जाता है। तीसरा बोल जो है काय छ, उसमें से पहले 5 जो आते हैं वो एक इंद्रिय में आते हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय। अब द्विंद्रिय में कौन से जीव आते हैं, तो वे जीव जो लट, कृमि, शंख, सीप ऐसे जीव होते हैं। 3 इंद्रिय में नॉर्मली इंसेक्ट्स होते हैं, यानी चींटी, मकोड़ा, जू, खटमल जो धीरे धीरे रेंगते हैं। और 4 इंद्रिय में वैसे जीव होते हैं जो थोड़े लेवल पे उड़ते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, भंवरा, टिड्डी, कसारी, पक्षी नहीं। ठीक है, सॉरी मैंने 3 इंद्रिय में इंसेक्ट्स बोला ना तो गलत बोल दिया, इंसेक्ट्स यहाँ पे आएंगे 4 इंद्रिय में, क्योंकि ये सब इंसेक्ट्स है, मक्खी, मच्छर, भंवरा, टिड्डी, कसारी, स्पाइडर, इंसेक्ट्स कहलाते हैं, जो थोड़े इससे तक उड़ सकते हैं थोड़ी हद तक, जैसे बटरफ्लाई वगैरह है। और चींटी, मकोड़ा आदि 3 इंद्रिय में आते हैं, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। और 5 इंद्रिय में नरक, मनुष्य और देव, और इसके अलावा पंचेंद्रिय जीवों में से तिर्यंच जीव, तिर्यंचों में से पंचेंद्रिय वाले जीव इसमें आते हैं। कौन कौन से, तो वो 3 प्रकार के बताए गए हैं तिर्यंचों में से, जलचर, स्थलचर और खेचर। खेचर को नभचर भी कहते हैं। ठीक है, तो जलचर जीव कौन से होते हैं, जो जल में विचरने वाले होते हैं। अब जल में विचरने वाले जो जीव है वो कौन से हैं,
तो मछली, कछुआ, मगर। और स्थलचर यानी जो भूमि पर चलते हैं, भूमि पर रहते हैं, उन जीवों के वापस दो प्रकार किए गए हैं। ऐसे जीव जिनके 4 पैर होते हैं और ऐसे जीव जो सरक कर चलते हैं, परिसर्प। तो अब जो चतुष्पाद यानी 4 पैर वाले जीव हैं, इनके वापस 4 विभाग की। चतुष्पाद 4 पैर, उनके वापस 4 विभाग। तो वो कौन से विभाग है? एक है एक खुर, द्विखुर, गंडीपद और सनखपद। एक खुर यानी जिनका जो पैर का नीचे काला काला सा पार्ट होता है ना, वो एक ही होता है पूरा। और द्विखुर जो होता है उसमें बीच में से ऐसे डिवीजन होता है। तो आप देखोगे घोड़ा और गधा जो होता है, उनका जो नीचे का काला का पार्ट है खुर, वो एक ही होता है, पूरा एक ही होता है। और गाय और भैंस के इसमें 2 पार्ट होता है, मतलब डिवीजन होता है, बीच में ऐसे स्लिट मारा हुआ रहता है। जैसे गर्ल्स के स्कर्ट में बीच से स्लिट होती है, वैसे उनके भी खुर में स्लिट होती है। गंडी पद यानी जिनके पैर गोल होते हैं, यानी हाथी, ऊंट जिनके पैर गोल होते हैं। और सनख पद यानी जिनके नाखून होते हैं हाथों में, तो वो होते हैं सिंह, बाघ, कुत्ता और बिल्ली। तो जिनके भी पंजों में नाखून दिखाई देते हैं, उन्हें सनख पद कहा जाता है। अब जब हमने स्थलचर में ही भेद किया, तो उसका भेद था परिसर्प। परिसर्प यानी रेंग कर चलते हैं, यानी अपने बॉडी के सहारे चलते हैं, उनके पैर नहीं होते हैं। तो बॉडी के सहारे चलने वालों के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है भुज परिसर्प और दूसरा होता है उर परिसर्प। अब भुज परिसर्प यानी अपने हाथों के ऊपर चलते हैं, पर उनके हाथ छोटे रहते हैं, ज्यादा बड़े नहीं रहते, इसके लिए वो हाथों के ऊपर चलते हैं। जैसे हम घरों में देखते हैं छिपकली, फिर वो गिरगिट, नेवला, चूहा, ये सब भुज परिसर्प में आते हैं। और उर परिसर्प में आता है सांप और केचुआ, जो अलसिया बोलते हैं ना हम लोग, वो अपने शरीर से रेंग कर चलते हैं। और सांप भी शरीर से रेंग कर, छाती के बल पर रेंग कर चलते हैं। अब तिर्यंच का ही तीसरा प्रकार है नभचर, यानी आकाश में विचरने वाले। इनको खेचर भी कहते हैं, पक्षी भी कहते हैं। इनके 4 भेद है: चर्म पक्षी, रोम पक्षी, वितत पक्षी, समुद्र पक्षी और वितत पक्षी। चर्म पक्षी यानी जिनके पैर जो होते हैं वो चमड़ी से बने हुए रहते हैं, यानी जो पैर की उंगलियां होती हैं उनके बीच में चमड़ी ऐसे लेयर आ जाती है, जैसे चमगादड़। ठीक है, सॉरी, उनके पैरों के बीच में चमड़ी नहीं, पैरों के बीच में चमड़ी वाले आगे वाले हैं। यहाँ पर यह है कि उनके पर यानी पंख जो होते हैं ना, वो चमड़ी से बने हुए रहते हैं। तो चमगादड़ का आपने देखा होगा, इधर हाथ है और यहाँ तक पूरा चमड़ी रहता है जब वो ऐसे दिखता है, बैट। और दूसरा है रोम पक्षी, यानी जिनके शरीर पर बाल होते हैं। हंस, चकवा, इनको कहते हैं रोम पक्षी। तो बाल वाले जो जीव होते हैं, पक्षी होते हैं। समुद्र पक्षी और वितत पक्षी है जो वो हमारे इस मनुष्य क्षेत्र में नहीं दिखाई देते हैं, मनुष्य क्षेत्र से बाहर ही होते हैं। तो समुद्र पक्षी जो होते हैं, इनके पंख विकसित नहीं होते हैं, यानी डेवलप्ड नहीं रहते हैं, और डिब्बे के जैसे बंद दिखते हैं। हमारे घरों में डिब्बे हम देखते ही हैं, तो उसके जैसे वो उनके पंख जो है वो डिब्बे की जैसे ढके हुए रहते हैं। और वितत पक्षी जो है, इनके पंख सदा खुले ही रहते हैं, लेकिन ये भी मनुष्य क्षेत्र में नहीं दिखाई देते हैं। अब नरक और देव गति के जीव भी आते हैं पंचेंद्रिय में, और मनुष्य गति के भी जीव आते हैं। तो मनुष्य गति में जो जीव आते हैं वे 2 प्रकार के हैं, यहाँ पर जो बताया है वो है सम्मूर्छिम और गर्भज। इनको हम समझें कि सम्मूर्छिम जीव जो होते हैं, उनको उत्पन्न होने के लिए नर और मादा का संयोग होना जरूरी नहीं है, यानी फिजिकली उनका आना जरूरी नहीं है। उनके लिए उत्पन्न होने के लिए वैसा वातावरण, वैसी गर्मी, वैसा स्थान, वैसा कोई भोजन वहां पे हो जाए तो वे जीव अपने आप पैदा हो जाते हैं। और एक इंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक के सभी जीव सम्मूर्छिम ही होते हैं, वो नर मादा के संयोग से उत्पन्न नहीं होते हैं, नपुंसक ही होते हैं और सम्मूर्छिम ही होते हैं। और मनुष्यों में भी सम्मूर्छिम होते हैं, जो मैंने बताए। मनुष्य के मल मूत्र श्लेष्म में से 14 अशुचि स्थान है, अपवित्र स्थान है। जैसे हमें पसीना आता है, हम टॉयलेट जाते हैं, फिर जब संभोग होता है उस समय पे जो वीर्य निकलता है, उसमें ऐसी सब जगहों पर मल मूत्र हम श्लेष्म यानी हम जब नाक साफ करते हैं, थूकते हैं, तो उसमें से ये सम्मूर्छित जीव पैदा होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि कहीं पर भी हमें मल मूत्र का विसर्जन ऐसे ही नहीं करना चाहिए। अगर किया तो उस पर मिट्टी डाल दो,
कहीं पर भी ऐसे ही थूकना नहीं चाहिए, कहीं पर भी अपना नाक साफ करके ऐसे ही नहीं डालना चाहिए। हमें उसके ऊपर पानी डाल देना चाहिए या वापस मिट्टी डाल देनी चाहिए। अगर हम नहीं डालते हैं, हम उसका प्रिकॉशन नहीं लगते हैं, हमारे शरीर से जो गंदगियां निकलती है उसका अगर हम उसको प्रॉपरली वापस ट्रीट नहीं करते हैं, तो 48 मिनट्स के अंदर अंदर उसमें ये सम्मोचन जीव पैदा हो जाते हैं, जो मनुष्य नाम कर्म का उदय है पर मनुष्य नहीं है। ऐसे जीवों की उत्पत्ति होने में निमित्त हम बनते हैं, अगर हम हमारे शरीर का जो विसर्जन, मल मूत्र का विसर्जन करते हैं, उसको प्रॉपरली वापस ट्रीट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि हमको ऐसे ही कहीं पर भी नहीं डालना है। पुराने जमाने के लोगों को देखा होगा, मतलब मैं भी जब छोटी थी राजस्थान जाती थी, तो मैं देखती थी मेरी दादी ये लोग कहीं पर भी जाते थे ना, तो अगर टॉयलेट भी कर लिया तो उसमें वापस मट्टी डाल देते थे, जिससे कि उनको पता नहीं ये रीजन क्या है, पर जो तत्व समझता है उनको रीजन पता चलते हैं कि क्यों डाला जाता है, क्यों कहीं पर भी ऐसे ही नहीं थूकना है, क्यों कहीं पर भी ऐसे ही हमें नाक साफ नहीं करना है। इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। और दूसरे जीव जो होते हैं वो गर्भज जीव हैं। गर्भज जीव यानी नर मादा के संयोग से उत्पन्न होते हैं, गर्भ धारण करते हैं और गर्भ में रहते हैं, जिसका जितना कालमान होता है, जैसे मनुष्य का है कि 9 महीना एक स्टैंडर्ड टाइम है, कि उतना टाइम रहने के बाद ही वह जीव उत्पन्न होगा। तो ऐसे गर्भज मनुष्य होते हैं, और गर्भज मनुष्य हमेशा मन सहित ही होते हैं, इसके लिए इनको संगी भी कहा जाता है। और समूर्छिम मनुष्य जो हो, समूर्छिम जीव जो हो, समूर्छिम मनुष्य है, उनको मन नहीं होता है, इसके लिए उनको असंगी या अमनस्क भी कहा जाता है। और गर्भज को संगी और समनस्क भी कहा जाता है। अब गर्भज में वापस दो प्रकार आते हैं कि मनुष्य कैसे हो सकते हैं। तो दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक है कर्म भूमिक और एक है अकर्म भूमिक। जो कर्म भूमिक मनुष्य होते हैं वे 15 प्रकार की कर्म भूमियों में पाए जाते हैं, और वे अपनी जीविका चलाने के लिए असी मसी कृषि आदि क्रिया करके अपना जीवन निर्वाह चलाते हैं। यानी उनको ऐसे आराम से बैठ के नहीं कुछ मिलने वाला है, उनको कर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे कर्म करने का अर्थ है व्यापार करना, उद्योग करना, क्रिया करना। ठीक है, यहाँ पर जो व्यापार उद्योग क्रिया करके जीवन निर्वाह करेंगे, यानी मेहनत करके जो अपना जीवन निर्वाह करेंगे, वे कर्म भूमिक मनुष्य कहलाते हैं। और अकर्म भूमिक मनुष्य जो होते हैं उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उनको क्या करना है, बस कल्प वृक्षों के पास जाना है और इच्छा करनी है, मुझे ये चाहिए, या उनमें से जो मिलेगा उसको ले लेना है। भूख लगी है, खाना मांग लो, खाना मिल जाएगा। गाना सुनना है, वैसे वृक्ष के पास जाओ, वो गाना सुनाई दे देगा। कपड़े पहनने, उस वृक्ष के पास जाओ, उसके पत्ते लेके अपने शरीर पे कपड़े पहन लो। तो इस तरह से 10 कल्प वृक्ष होते हैं, उनको कुछ भी तरह का कर्म करने का जरूरत नहीं है, इसीलिए उनको अकर्म भूमिक मनुष्य कहा जाता है। और अकर्म भूमिक मनुष्य ही यौगलिक मनुष्य कहलाते हैं। यानी पहले से लेकर तीसरे आर्य तक जो मनुष्य उत्पन्न होते थे वे यौगलिक होते थे, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता था। तीसरे आर्य के अंत में यौगलिक युग का अंत होने जाता है, और फिर ये कर्म भूमि का सब आना शुरू हो जाता है, क्रम आना शुरू हो जाता है। तो ये हमने पहला और दूसरा बोल समझा, काफी इजी बोल है। जय जिनेन्द्र। हम्म। ये जो क्वेश्चन है ना, जीव एक जन्म से दूसरे जन्म में एक गति से दूसरी गति में जाने के लिए किस समय कैसे जाता है, तो वो ये पूरा एंड तक आएगा ना, जीव की अंतराल गति यहाँ तक लिखना है पूरा अपने शॉर्ट करके। नहीं, इसको मार्क्स देख के लिखना, कितने मार्क्स के लिए। अगर मार्क्स 2 ही दिए हैं तो सिंपल सा लिख दोगे तो भी चलेगा कि अंतराल गति से जाता है, उसमें उसके पास 2 शरीर रहते हैं, उतना लिख दिया। और ऋजु और वक्र गति होती है, उतना लिख दो तो भी काफी है। लेकिन अगर 5 मार्क के लिए दिया है तो इसमें से जितना आप लिख सकते हो लिखो, क्योंकि इसी क्वेश्चन के नीचे दिया हुआ है। हाँ 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 हाँ, हाँ। तो अगर दिखिए ज्यादा मार्क्स के लिए आया तो फिर ऋजु गति और वक्र गति को भी डिस्क्राइब कर दो, आहारक अनाहारक भी डिस्क्राइब कर दो, कम से कम इतना समय लगता है, ज्यादा से ज्यादा इतना समय लगता है। तो अंतराल गति के बारे में। और मोस्टली वहां पे आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा एक जन्म से दूसरे जन्म में कैसे जाता है, आपको बताएंगे अंतराल गति को समझाइए। तो आपको फिर ये पूरा अच्छा। ही लिखना होगा, पूरा ही लिखने को आएगा। अगर आएगा क्वेश्चन 5 या मोस्ट, अभी पेपर पैटर्न क्या है मुझे पता नहीं है, न्यू पेपर पैटर्न। बाकी 10 मार्क्स के लिए नॉर्मली क्वेश्चन जब आते थे तो ऐसा था कि अंतराल गति को समझाइए, तो ये पूरा लिखना पड़ता था उस समय पे। ओके, थैंक यू। हम्म। अपने तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी तो पेपर पैटर्न कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ ठीक है। जय इसलिए जिनेन्द्र पढ़ाई आंटी पे। जी। हाँ, हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र आंटी जी, अभी जैसे हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी तो बाकी के टाइम पे हम क्या स्टडी करें जिससे।
बुक रीड करनी है या एग्जाम पेपर सॉल्व करने हैं जो पहले वाले हैं वो वाले? देखो, पहले वाले पेपर सॉल्व करना तो एक शॉर्टकट है। तो मैं तो ये हम्म। कहूंगी कि हम एग्जाम देते हैं, हमारा उद्देश्य ऐसे तो स्वाध्याय ही होता है, तो हम पहले बुक रीड कर ले, उसके बाद क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो कि मुझे कितना आता है टैली करने के लिए, कि भाई मुझे आ रहा है क्या, कुछ रिकॉल कर पा रही हूँ क्या, कि इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, उसके लिए क्वेश्चन पेपर देखो। और पहले तो पढ़ाई करो, और अभी जैसे मैंने पहला दूसरा बोल करवा दिया है, तो उसको अच्छे से समझ के ले लो कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए, हमको लिखना पड़े, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और दूसरे आगे के अभी 3 4 5 ये 3 बोल का भी स्वाध्याय करके रखो, ताकि जब मैं समझाऊं तो फटाफट समझ में आ जाए। अब जैसे आज मैंने बताया तो पहला और दूसरा बोल एकदम पूरा अच्छे से बता दिया है। अगर आपको अब ये सीक्वेंस याद रह जाए किस सीक्वेंस से बताया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो वो लिख दिया आंसर वहां पे जहाँ पे चाहिए, वो भी किसी को समझाना भी रहे तो इजी हो जाए, कि उस तरह से आप भी सीक्वेंस को याद रख लो। तो अब बीच में आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी है वैसे भी, क्योंकि जैन परंपरा का इतिहास है, भगवान महावीर है, जैन विद्या भाग 4 है, हम्म। प्रतिक्रमण लर्न करना है, तो ये सब चीजें भी करनी है। तो एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट के लिए डिवोट कर दो। जैसे अभी आज 25 बोल की क्लास है, तो आप कल हाथ में ले लो जीव जीव की बुक, उसका पढ़ाई कर लो। फिर कल आपका कौन सा क्लास रहेगा उस हिसाब से आप उसकी पढ़ाई कर लो। फिर उसके बाद कौन सा क्लास रहेगा, क्योंकि मोस्टली आई थिंक आपके वीक में 2 दिन क्लास है, तो उस हिसाब से आप डिवाइड कर लो। और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे जोरों शोरों से चालू रखो, क्लास के भरोसे भी मत रहो, अपना करके रखो, फिर डाउट्स पूछो। क्लास तो एक साइड में सपोर्ट है, उसी के सहारे मत चलो तो अपना आंटी उन। जी भी 4 बुक है, चारों बुक में से पहले का जो पढ़ते हैं वो अंडरलाइन करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं तो पीछे का सब गुल हो भूल जाता जाते है, हैं। तो वो ऐसे गुल यहाँ नहीं होता कितना है, अरे करते वो हैं? रहता है माइंड में, अपने को ऐसे ही लगता है कि याद नहीं आ रहा है, पर वो रहता है। एग्जाम में जब बैठेंगे ना, तो वो हॉट सीट की तरह गरम गरम लगना शुरू होता है, सब याद आना शुरू हो जाता है उस समय पे। तो और ऐसा है कि बार बार रिवाइज करना पड़ता है, एक बार पढ़ा हुआ ही याद रह जाए वैसा नहीं होता है। आपकी जितनी रिवीजन होगी ना, उतना आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हाँ मुझे याद आ रहा है। तो बार बार उसको रिवाइज कीजिए। तो फिर और ये है, एग्जाम एक नाम होता है, उसके बहाने अपना स्वाध्याय होता है, हम चीजों को बहुत अच्छी से समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं ना, तो इतना अच्छे से पढ़ते हैं कि लाइन बाय लाइन मुझे याद रहनी चाहिए, ये उद्देश्य रहता है। बाकी ऐसे ही कोई बुक पढ़ने के लिए बोले ना, तो शायद हम ऊपर ऊपर से पढ़ लें, 10 पेज पढ़ने के बाद भी एक लाइन भी याद नहीं रहेगी। लेकिन एग्जाम के लिए पढ़ा है ना, तो 10 पेज पढ़ने के बाद कम से कम 10 या 15 लाइन तो याद रह ही जाती है, एक बार पढ़िए तो भी। तो वैसा हम इसके लिए वो एग्जाम देनी होती है, कि हमारा स्वाध्याय हो डीपली थरोली हम जाएं। मेन स्वाध्याय का रखिए कि चीजें समझे आप। जीव जी तो बहुत अच्छी बुक है, जितनी बार पढ़ो ना उतनी बार कुछ ना कुछ नया दिख रहा है उसमें, कि अरे हाँ ये लाइन तो पहले देखी ही नहीं थी, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, ऐसे समझ में आती है। वैसे ही जैन विद्या भाग 4 भी इंटरेस्टिंग है, प्रतिक्रमण तो है ही है, और जैन परंपरा का इतिहास भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको भी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। सिर्फ 1 2 चैप्टर है, जो 2 चैप्टर जो है उसमें वो थोड़े इतने अच्छे नहीं लगते हैं, बाकी तो एकदम स्टोरी टाइप ही है पूरा। भगवान महावीर थोड़ा है, वो भी स्टोरी टाइप ही है, उसको थोड़ा याद रखना डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि सब चीजें जम्बल्ड है वहां पर। लेकिन इजी है, स्नातक काफी इजी है, विशारद से काफी इजी है स्नातक। विशारद आपने दे दिया है ना, तो टफ लेवल पार हो गया है, 9th हो गई है, अब 10th काफी इजी है आपकी। स्नातक 9th और 10th के जैसा, 9th बहुत टफ लगती है, 10th एकदम इजी हो जाता है। वैसे ही है यहाँ पर भी, विशारद बहुत टफ लगती है, और उसके बाद बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, भाई विशारद दिया अब स्नातक नहीं दिया जाएगा, पर उल्टा होता है, स्नातक बहुत इजी है, विशारद के कंपैरिजन में बहुत इजी है। तो इसको अच्छे से करना, मार्क्स भी अच्छे आएंगे, और आपका स्वाध्याय भी बहुत अच्छा होगा, बहुत सारी चीजें पता चलेगी, इतिहास की, तत्व की, सब चीजें। विशारद में आंटी जी कैसे गीतिकाएं ज्यादा थी तो वो अच्छे से हो जाते थे, इसमें कैसे सब लेसन्स हैं अच्छा, तो लेसन वो थोड़ा। अभी सबकी अपनी हाँ। अपनी प्रॉब्लम है, किसी को गीतिका याद होती है, किसी को नहीं होती है, किसी को लेसन हाँ। इजी लगते हैं, सबका। लेकिन मैंने दिया है ना हम्म। एग्जाम, तो मुझे पता है विशारद में बहुत ज्यादा बुक्स है, यानी एसएसबी 3 4 5 है, जैन विद्या का 3 है, और दूसरी बुक्स जो है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, उसमें पढ़ने में मजा नहीं आता है, पर इसमें सब बुक्स पढ़ने में अच्छा लगता है, मजा आता है। अगर कोई पढ़े अच्छे से तो उसको इंटरेस्टिंग लगता है, इसके लिए। बाकी विशारद की दूसरी बुक्स मुझे याद नहीं है अभी कौन सी है, पर हम्म। मुझे मुझे विशारद थोड़ा टफ लगता है, स्नातक इजी लगता है पढ़ने में। आंटी जी, पढ़ना तो। आंटी जी, हाँ। एग्जैक्टली ये ओज आहार होता क्या है? मेरे वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक पहले है, कोई आहार बात को नहीं। ओज आहार बोलते हैं वो मालूम है, बट वो होता क्या है मीन्स?
ओज यानी क्या होता है, तेज होता है। और ओके। जब जीव जन्म लेता है तो उसमें जो वो चेतना आती है, वो कब आती है, जब वो ओज आहार लेता है उस समय पे उसमें चेतना आ जाती है। तो इसके लिए उसको ऐसे कहेंगे तो ओज यानी जन्म लेते ही जो पहला आहार लेते हैं ना, तो वो आहार लेने के बाद जीव बाकी के दूसरे सब आहार लेना शुरू करता है, यानी रोम आहार बाद में शुरू होता है। और इसको समझना है तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम जब पूरी तलते हैं ना, पूरी हाँ। तलते हो, देखो आप तेल में पूरी डालते हो या घी में पूरी डालते हो, तो पूरी तल रहे हो तो घी में ही तलेंगे, तेल में क्यों तलेंगे भाई। तो घी में तला हमने, तो घी में आप जैसे ही पूरी डालते हो, पहले क्या होती है, वो इतना सारा घी पहले पीती है, यानी वो उसको पकना है ना, तो इसके लिए वो इतना सारा तेल ले लेती है और फिर छोड़ देती है, और फिर वो फूल जाती है। तो एक बार के ओके। लिए हमको दिखाई देता है कि घी तेल कम हो गया है और फिर वापस उतना ही लेवल पे आ जाता है। तो वैसा ही होता है कि हम भी आते ही, जैसे ही जीव जन्म लेता है, तो वो आते ही सबसे पहले उसको जीवन चलाने के लिए कुछ पुद्गलिक शक्ति चाहिए, क्योंकि पुद्गल के बिना जीव अपना काम चला ही नहीं सकता है। तो पौद्गलिक शक्ति को एक साथ इकट्ठा कर लेता है। एक साथ इकट्ठा करने के बाद फिर वो क्या करता है, अब मेरे को इसको इसमें लगाना है, इसको इसमें लगाना है, इसको इसमें लगाना है, बाकी का छोड़ देना है, फिर छोड़ देता है। तो जो पहला आहार ओके। है वो लिया हुआ है, उसे ओज आहार कहते हैं, उसको ही आहार पर्याप्ति भी कहते हैं। जब हम पर्याप्ति समझेंगे ना तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब आहार ओके। पर्याप्ति और ओज पर्याप्ति सेम ही है। जब तक सेम हमारा है। ओज ओके। आहार है, आहार पर्याप्ति है, तब तक हमारा जीवन चलेगा। जैसे ही ओज आहार आहार पर्याप्ति खत्म, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो खत्म है मतलब सब कुछ खत्म, फिर कुछ नहीं चल सकता। ठीक है। डाउट ये होता है कि मेरा उसमें एक डाउट है। हाँ, महाविद्य क्षेत्र में भी कर्मज अकर्मज और समुच्चय तीनों होते हैं या सिर्फ अकर्मज ही होते हैं महाविद्य क्षेत्र में? महाविद्य क्षेत्र हमारे भरत क्षेत्र की तरह ही है। ब- कौन पूछ रहे हैं ये अच्छा, क्वेश्चन? जागृति। जागृति हाँ, जी। महाविद्य क्षेत्र 5 महाविद्य क्षेत्र, 5 भरत और 5 ऐरावत, ये कर्म भूमि ही है। ओके, तो जैसे भरत क्षेत्र है वैसे ही महाविद्य क्षेत्र भी है। हाँ, बस ओके। वहां पे ये है, डिफरेंस क्या है वहां का वो बता देती हूँ। भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल चक्र का प्रभाव रहता है, और महाविद्य में काल चक्र का प्रभाव नहीं रहता है, वहां पे हमेशा चौथा आरा ही रहता है। बस यही डिफरेंस है, बाकी ये भी कर्म भूमि ही है। ओके। अब मैंने जो बताया ना, अकर्म भूमि को कुछ करना नहीं पड़ता है, तो हमारे काल चक्र वाले जो एरियाज होते हैं या जो भी कर्म भूमियां हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग का पीरियड जो है वो अकर्म भूमि होता है, बाद में वहीं पे कर्म भूमि आ जाती है, यानी कर्म करना पड़ता है। लेकिन ऐसी हाँ 30 अकर्म भूमियां और अलग हैं, जहां पर उनको कुछ भी ऐसी मशीन कृषि नहीं करनी पड़ती है। वे अकर्म हाँ भूमियां जो है वो अलग है। और यौगलिक युग जो है वो भी अकर्म भूमि की तरह ही होता है, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे वो काल चक्र के प्रभाव की वजह से अकर्म भूमि का काम खत्म हो जाता है, यानी कल्प वृक्ष कम होने लग जाते हैं। और फिर हाँ। भगवान ऋषभ जैसे तीर्थंकर बनते हैं, जो पहले तीर्थंकर होते हैं, वो लोगों को सिखाते हैं कि अब आपको कर्म कैसे करना है, कैसे हस्ती करना है, कैसे कृषि करना है, कैसे व्यापार करना है, कैसे पात्र बनाने हैं, उनको सब सिखाया जाता है। और उसके बाद उनकी ये जीविका चालू हो जाती है। तो यहाँ पे इनको हम अकर्म भूमि नहीं बोल सकते, हमारे यहाँ पे हम तो कर्म भूमि वाले ही हैं। पर स्टार्टिंग का पीरियड अकर्म भूमि जैसा होता है यौगलिक युग में, और फिर धीरे धीरे कर्म भूमि का वो टाइम चालू हो जाता है। ओके, थैंक यू।